बिगिनर बॉक्स 1 6 वाला क्वेश्चन के बारे में बता चुका था पहले, वैसे में एक बार फिर सुन लीजिए। क्वेश्चन जो 6 है ईएमआई का बिगिनर बॉक्स 1 का, उसमें एक सोलोनॉइड हमें गिवन है एंड एक डिस्क लगा रखा है। सपोज ये सोलोनॉइड है और डिस्क को ऐसे लगाया हुआ है आर पार इससे। अब इसमें डिस्क से पासिंग फ्लक्स पूछा गया है। वैसे उसमें मेंशन नहीं किया डिस्क कहाँ लगा रखा है, यहाँ कहाँ, बस सेंटर एक ही है, मतलब डिस्क का सेंटर एक्सिस पर है, तो यहाँ कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड में पता है इस जगह का। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इससे पासिंग होगा दैट इज म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड पता है म्यू नॉट एन आई, और एरिया हमें लेना है किसका, सोलोनॉइड का, डिस्क का। लेकिन फ्लक्स तो हमसे डिस्क से पासिंग पूछा गया है, लेकिन यहाँ फील्ड क्या है, जीरो है। तो यहाँ फील्ड जीरो होने की वजह से जितना एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है वही एरिया हमें कंसिडर करना है। तो बी इंटू एरिया में बी सोलोनॉइड वाला है और एरिया भी सोलोनॉइड वाला ही है। उसमें डायमीटर दिया हुआ सोलोनॉइड का में, तो डायमीटर काम में नहीं लेना, क्या लेना, रेडियस, उसका हाफ करके रेडियस बनेगा। और बताएं बिगिनर बॉक्स 1 में। बिगिनर बॉक्स 2 में आ जाएं। रिटार्ड मतलब स्पीड कम, स्पीड कम तो करंट कम हो जाएगी। और ई पॉजिटिव है मतलब वो पॉजिट्रॉन दिया हुआ है, ई प्लस लिखा ना जहां पर, पॉजिट्रॉन मतलब सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है। इसमें जो क्वेश्चन 1 है उसका 5th वाला पार्ट है ये, बिगिनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन 1 का 5th वाला पार्ट। इसमें ई पॉजिटिव दिया हुआ मतलब पॉजिट्रॉन बीम वहां पर है, और स्पीड डिक्रीजिंग है मतलब करंट डिक्रीज हो रही है। और बताएं बिगिनर बॉक्स 1 का लास्ट वाला नीचे नीचे, सर्कल से एलिप्स बना दिया है। सर्कल से कुछ भी शेप बनाए हम, डिफरेंट शेप, मैक्सिमम एरिया सर्कल का ही होता है। तो जो भी अब बनाया है उसका एरिया कम हो गया, तो डॉट वाला फील्ड डिक्रीज हो गया, तो डॉट डिक्रीज तो डॉट वाली करंट। बिगिनर बॉक्स 3 बिगिनर बॉक्स 3 एक्सरसाइज 1 में आ जाए। एक्सरसाइज 1 में 1 से लेकर 23 तक 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में जो 8 है उसमें बोला गया है कि कॉइल है और उससे साथ में गैल्वेनोमीटर भी जुड़ा हुआ है, इंड्यूस चार्ज हमें गिवन है। तो गैल्वेनोमीटर जब जुड़ा होगा तो जो सर्किट बनेगा ना, उस कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस हमें काम में लेना होगा। कॉइल का भी काम आएगा, गैल्वेनोमीटर का भी काम आएगा, पूरा एक ही सर्किट कंसिडर करना है, सबको सीरीज में मानना है हमें। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 ओम। तो क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बाई आर, माइनस डेल्टा फाइव फाइनल इनिशियल अपॉन आर। क्यू हमें गिवन, आर गिवन, एन गिवन, ए गिवन, बी नहीं गिवन, बी हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इस क्वेश्चन में पहले स्क्वायर है बाद में सर्कल है, एरिया A1 है, एरिया A2 है। इसका साइड लेंथ अगर A है, इसका रेडियस अगर R है, तो 4A इज इक्वल टू 2 पाई R। साइड लेंथ दे रखा है तो A1 हो जाएगा A स्क्वायर, A2 इधर हो जाएगा कितना, A2 इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। R कहां से लेंगे, यहां से R को यहां बिठा देना, मतलब इससे R निकलेगा 4A अपॉन 2 पाई से R निकलेगा, वो जो आ रहेगा वहां रखा जाएगा, A2 मिलेगा। मैं भी बोलने वाला था कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी है इसका, थोड़ा टाइम लगता है सोल्व करने में, ये पक्का है, लेंथी है ये बात सच है, टाइम लगता है सोल्व करने में। तो माइनस बी A2 माइनस A1 अपॉन डेल्टा टी, ये लगाना है। BA2 फाइनल फ्लक्स, BA1 इनिशियल फ्लक्स, तो मैंने लिख दिया BA2 माइनस A1। A2 वो वाला एरिया है, A1 ये एरिया है।
कैलकुलेशन लेंथी हो रहा है इसका, तो जो भी है वो सब आपके लिए ही है। अगला बताएं, हाथ उठा के बोलेंगे। कितना? 18। क्वेश्चन नंबर 18 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक सोलोनॉइड है, पास में एक लूप रखा हुआ है। सोलोनॉइड में करंट के बारे में बोला जा रहा है, करंट बढ़ाएं तो क्या, घटाएं तो क्या। हमें पता है ना कि सोलोनॉइड में जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो पास में रखा हुआ जो लूप है उसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा, और जैसे फ्लक्स इंक्रीज होगा इंड्यूस करंट इस तरह से आएगी फ्लक्स बढ़ने का अपोज हो, यानी कि वो लूप दूर भागना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे फ्लक्स नहीं बढ़ाना, क्यों फ्लक्स बढ़ा रहे हो, तो वो दूर भाग, मतलब रिपल्शन। तो करंट बढ़ाने पर रिपल्शन, करंट घटाने पर अट्रैक्शन। भले करंट का डायरेक्शन जो भी वहां रहा हो, मतलब हमें इसमें डायरेक्शन नहीं देखना कि कौन सा एन है कौन सा एस, ये चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। केवल इस कंसेप्ट सोल्व हो जाएगा कि करंट बढ़ाएंगे तो रिपल्शन, करंट घटाएंगे तो अट्रैक्शन, उनके बीच में लगेगा। तो उससे ऑप्शन आप चेक करके पता लगा पाएंगे। हाथ उठा के बोले। 15 क्वेश्चन जो 15 उसमें एन इलेक्ट्रॉन बीम बोल दिया ना, क्लियरली लिख दिया बीम, और बीम वाला क्वेश्चन अपन ने कर रखा है। इलेक्ट्रॉन बीम है और बोला नहीं कि स्पीड क्या है, तो उस टाइम भी मैंने बोला था बार बार कि स्पीड के बारे में नहीं बोला तो क्या मानेंगे, कांस्टेंट माना जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बीम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इट मींस कांस्टेंट करंट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? कांस्टेंट करंट कैरिंग वायर की तरह। और जब करंट कैरिंग वायर कांस्टेंट होता है तो फील्ड कांस्टेंट रहेगा, फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो ईएमएफ नहीं आएगा, इंड्यूस करंट नहीं आएगी। हाथ उठा के बोले। हाँ क्या? 11 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें चार्ज के बारे में पूछा गया है। टर्न दे रखे हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेम का एरिया दे रखा है, रेजिस्टेंस दिया है, परपेंडिकुलर फील्ड के रखा हुआ है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम द कॉइल इफ इट टर्न ओवर रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री रोटेट किया गया है, तो 180 डिग्री जो रोटेट किया जाएगा, जैसे सपोज ये कॉइल है, पहले एरिया वेक्टर ये है, इसको ऐसे रोटेट करने के बारे में बोला गया है। तो ऐसे जब रोटेट करेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। पहले अगर एन बी है तो बाद में माइनस एन बी, तो क्यू इज इक्वल, हाँ रेक्टेंगुलर एरिया क्यों ले रहे हैं, मतलब जो दिया है वही तो लिया जाएगा ना, रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ एरिया, जो फ्रेम दिया है वही लेंगे अपन, जो एरिया दिया है। चार्ज तो कॉइल से मांगा है, तो वो कॉइल रेक्टेंगुलर फ्रेम ही तो है, जो कॉइल है वो रेक्टेंगुलर फ्रेम की फॉर्म में ही है। मतलब जो कॉइल है वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे ये मॉड्यूल था रेक्टेंगुलर फ्रेम में, ऐसा ही कॉइल है ये, इस तरह का कॉइल है रेक्टेंगुलर फ्रेम वाला ऐसा। इस पे टर्न वाइंड कर रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। अब इसको रोटेट कर दिया गया ऐसे, तो फ्लक्स चेंज हो गया, तो उसी का ही आएगा एरिया वगैरह सब कुछ, रेजिस्टेंसी का हमें दिया हुआ है। बाकी तो सोल्व हो जाएगा। फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डेल्टा फाइव हो गया, अपॉन आर करेंगे उसका। हाथ उठा के बोले। 18 क्वेश्चन नंबर 18 बताया था ना अभी, उसमें क्या समझ में नहीं है, मतलब आपने बात सुनी समझी मेरी, कि करंट बढ़ाने पर फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो रिपल्शन होगा, करंट घटाने पर फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो अट्रैक्शन होगा। तो जैसा उसमें डिमांड है उसके अकॉर्डिंग टिक करेंगे। किस में दिक्कत आ रही है, कौन सा ऑप्शन में दिक्कत आ रही है? इसमें सभी तरह के ऑप्शन है, आई डिक्रीज आई इंक्रीज, किस तरह से दिक्कत आ रही है भाई? 18 समझ में आ रहा है क्या भाई? आपस में ज्यादा सोच रहे हैं सर, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फिर बताओ से एन बनेगा एस बनेगा, फिर क्या होगा, कहां करंट। मैंने एकदम शॉर्ट में सारी बात बता दी कि कुछ भी डायरेक्शन करंट का हो, सोलोनॉइड में जैसे हम करंट बढ़ाएंगे उसमें पास में रखा हुआ जो लूप है उसमें फ्लक्स बढ़ेगा। इसमें कुछ भी हो करंट, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ फ्लक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब यहाँ फ्लक्स बढ़ेगा तो दूर भागेगा, नहीं नहीं मुझे फ्लक्स नहीं बढ़ाना है।
उस तरह से इंड्यूस करंट आएगी। एन पोल एस पोल चेक करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। करंट इसमें घटाएंगे तो फ्लक्स घटेगा, पास वाले लूप में फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो करंट इस तरह से आएगी, फ्लक्स घटने का अपोज करे, नहीं कि फ्लक्स नहीं घटाना है। तो हमें एन पोल एस पोल तो देखने की जरूरत ही नहीं है वहां पर। सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है कि फ्लक्स बढ़ेगा तो कोयल दूर करना है, नहीं फ्लक्स क्यों बढ़ाना है, तो उसके पैर तो है नहीं जो चल के जाएगी। इंड्यूस करंट इस तरह से लाएगी, अपने आप को डाइपोल बनाएगी और दूर हट जाएगी। फ्लक्स घटाएंगे तो इंड्यूस करंट इस तरह से आएगी कि डाइपोल बनाएगी कि अट्रैक्शन लग जाए, फ्लक्स घटने का अपोज हो जाए। आ रही बात समझ में? और बताएं। एक्सरसाइज 1 में हो गए, एक्सरसाइज 2 में आ जाएं। हाथ उठा के बोलते फटाफट, हाथ उठा के बोला, नो डाउट। इसमें तो डरने की क्या बात है? अगर क्वेश्चन सॉल्व किया है और डाउट आया तो पूछे, उसमें डरने की क्या बात है भाई? अगर आप पूछे इसका तो आपने सॉल्व किया, इस बात का सबूत है ये। नहीं पूछने में तो डाउटफुल है कि हो सकता है सॉल्व ही ना किया, तो हो सकता है कि आ ही गया आपको, ये भी हो सकता है आप सॉल्व ही ना किया हो। अगर आप पूछ रहे हैं इसका मतलब ये कि आपने सॉल्व की, कम से कम ये तो प्रूव हो ही रहा है इस बात का। इसलिए पूछने में पीछे नहीं हटना, हाथ उठा के बोलना, लेकिन इसने चुपके से बोल दिया। हाँ बोलिए। 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 वाला क्वेश्चन कौन अकेला इलेक्ट्रॉन है? एन इलेक्ट्रॉन वाली बात हो रही है। एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया था अपन ने, बस वहां चार्ज पॉजिटिव लिया था। पहले पास जाएगा, फ्लक्स बढ़ाएगा, दूर जाएगा, फ्लक्स घटाएगा। अकेला चार्ज है यहाँ पर, डायग्राम देख के कंफ्यूज ना हो। डायग्राम से लग रहा हो शायद कि तो बीम जैसा लग रहा है या वायर जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना देख के कंफ्यूजन। तो एन इलेक्ट्रॉन बीम मतलब एन इलेक्ट्रॉन बोल दिया, अकेला एक पार्टिकल बोल दिया उसमें, तो एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है तो फ्लक्स बढ़ा रहा है, बाद में घटा रहा है। और बताएं। 5, क्वेश्चन जो 5 है देखिए, इसमें 2 डायग्राम बता रखे हैं और दोनों में ईएमएफ पूछा गया है, ई इक्वल डी फाइव अपॉन डी टी की बात की जा रही है, मतलब उससे ईएमएफ आएगा। तो अगेन वही बात, डी फाइव अपॉन डी टी जब करेंगे ना तो फाइव इक्वल टू बी ए, एरिया कौन सा लेना जहां फील्ड है। एक में तो फील्ड, दूसरे में तो फील्ड भी नहीं है, तो दूसरे में तो ईएमएफ ही जीरो, मतलब दोनों अलग अलग केसेस हैं वो। ऐसा नहीं सर उसके पास ही रखा हुआ तो उसकी फील्ड लाइंस वहां भी तो पहुंच जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। दोनों अलग अलग सिचुएशन कंसिडर करना है कि एक के लिए तो हमें फील्ड गिवन है और एक में फील्ड गिवन नहीं है, तो जहां फील्ड नहीं है वहां ईएमएफ नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? और बताएं। एक्सरसाइज 3 में आ जाएं। 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 3। क्वेश्चन नंबर 10 में दिक्कत क्या है? देखो एक तो इसमें ये डाउट आता है सर वो कॉपर की जो कॉइल तो मैग्नेटाइज हो जाएगी। कॉपर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो वैसे मैग्नेट है और एक जो कॉपर की रिंग है, कॉइल है, तो मैग्नेट को पास आने पर फ्लक्स में चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट आएगी। वो कंडक्टिंग है तो ठीक ठाक इंड्यूस करंट इसमें आ जाएगी। लेकिन मैग्नेट के पास आने की वजह से मैग्नेटाइज होने वाली जो बात है ना, क्योंकि वो डायमैग्नेटिक है पहले से ही, यानी कि उसमें जो इफेक्ट भी आता तो काफी कम आता डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। अगर वो एक आयरन का रिंग होता तो अच्छा खासा इफेक्ट उस पर होता। आयरन तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाता है मैग्नेट के साथ में, तो अगर वहां आयरन होता ना तो फिर तो ये कह सकते थे अगर आयरन है और एक मैग्नेट है तो अट्रैक्शन फोर्स लगा देता उस पर वो। समझ पा रहे हैं बात? क्योंकि आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रांग होती है और जो फेरोमैग्नेटिक सॉरी कॉपर है डायमैग्नेटिक है उसमें काफी कम होता है प्रॉपर्टी, तो वो इफेक्ट नेग्लिजिबल ही माना जाएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर जो इंड्यूस करंट वाले के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो निकाली लास्ट टर्न पर सेल्फ इंडक्टेंस अपना चल रहा था उसमें
सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्शन की बात हो चुकी थी। नेक्स्ट हेडिंग आता है RLDC सर्किट। RLDC सर्किट एक इंडक्टर कॉइल है, LR कॉम्बिनेशन है। इस LR कॉम्बिनेशन को मतलब इस एक कॉइल जिसमें कि L है तो उसमें R भी होता है, होता नहीं होता? क्योंकि ऐसा कोई L नहीं जिसका कोई तार नहीं, और ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई R। L है तो तार है, तार है तो R है, बाकी सब। तो इसी को हम LR सीरीज कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक जो जनरल वायर होता है उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होता है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर बात कर रहे हैं। तो LR सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इस LR सीरीज कॉम्बिनेशन को हमें स्टडी करना है। केस फर्स्ट, व्हेन बैटरी कनेक्टेड। जब बैटरी को जोड़ा जाता है सर्किट में, L है, R है, और ये सर्किट आपका तैयार है। डीसी सर्किट कंप्लीट हो चुका है ये। अब यहां पर डीसी सर्किट के अकॉर्डिंग जब हम बात कर रहे हैं, इसमें तो ये कह सकते हैं हम कि करंट आई है, एल इंडक्टर है, आर रेजिस्टेंस है, और ई ईएमएफ है सेल का। सर्किट में एल का काम क्या होता है? करंट जब चेंज करते हैं तो चेंज का अपोज करता है। और आर का काम क्या होता है? करंट फ्लो का अपोज करना, यानी कि आर करंट को ही कंट्रोल करता है, जबकि जो एल होता है करंट की वैल्यू में चेंज का अपोज करता है। आर फ्लो का अपोज करता है, एल चेंज का अपोज करता है। कुछ के माइंड में एक बात आती है, आर एल डीसी सर्किट। सर डीसी सर्किट मतलब कांस्टेंट करंट होना चाहिए, और कांस्टेंट करंट के लिए फिर एल का तो कुछ रोल रहा ही नहीं। हम तो बात करते एल का रोल तब होता है जब करंट चेंज होती है, करंट चेंज नहीं हो तो एल का रोल कुछ भी नहीं, सिंपल वायर की तरह। बात तो सही है, लेकिन हमने ये नहीं बोला कि कांस्टेंट करंट हम फ्लो कर रहे हैं। हमने बोला आर एल डीसी सर्किट, यानी कि एक सर्किट की फॉर्म में बना दिया गया है जिसमें बैटरी से कनेक्ट करके फिर इसको स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं एकदम से करंट मैक्सिमम नहीं होती है, तो वहां भी एल का रोल रहेगा, क्योंकि करंट को बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बढ़ के मैक्सिमम होने में। जैसे स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट डिक्रीज होकर के जीरो होगी, तो वहां भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब करंट में चेंज हो रहा है जीरो से बढ़कर या मैक्सिमम से घटने पर, तो उस टाइम पर एल अपना रोल प्ले करता। तो वो रोल कैसा होता है बस उसी के बारे में हमें स्टडी करना, समझना है। यहां पर सबसे पहली बात की जा रही है कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू अगर VL है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू अगर VR है, हम ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू VL प्लस VR होगा। और इसी को लिख सकता हूं मैं, E इज इक्वल टू L DI अपॉन DT प्लस IR। मैंने एक टर्म बोला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो कितना होता है? IR। यही होता है, प्लस IR माइनस IR, प्लस या माइनस? वो कभी प्लस भी लिखते हैं कभी माइनस भी लिखते हैं, लेकिन सिंपल मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे? IR। उसका जो वैल्यू है वो IR के बराबर होता है। बाकी फिर किस तरह से काम में ले रहे हैं, केबल वगैरह लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। ठीक उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। क्या टर्म बोला मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, ये टर्म मैंने यूज किया है, L DI अपॉन DT। चलो एक दूसरा टर्म बोलता हूं, उससे आपके मन की बात निकल के आ जाएगी उसमें। इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर माइनस L DI अपॉन DT। और मैं दूसरा टर्म बोल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर,
एल डी ए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू वाइज बात कर रहे हैं तो उस वैल्यू को हम एल डी ए अपॉन dt से लिखेंगे। लेकिन स्पेशली इंड्यूस ईएमएफ बोल लिया तो इंड्यूस ईएमएफ में लेंज लॉ आ जाता है, इंड्यूस ईएमएफ में लेंज लॉ आता है, वो अपोजिंग साइन को इंडिकेट करता है, तो माइनस एल डी ए अपॉन dt से उसके बारे में हम लिख पाते हैं। यहां हम दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो इस पर आई आर हो गया है, इस पर एल डी ए अपॉन dt के बराबर हो गया है। तो दोनों का जो सम होता है वो इस ई के बराबर ही आता है। इसको हम केवीएल से भी चेक कर सकते हैं। किससे चेक कर सकते हैं? केवीएल से, क्योंकि बिना केवीएल के डायरेक्ट में लिख दूंगा तो आपका मन बहुत देर तक मान ही नहीं पाएगा इस बात को, सर वो माइनस भी तो होता है, उस माइनस का फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्यों ना केवीएल की यहाँ पर बात कर ली जाए कि कैसे केवीएल को लगाया जाए। थोड़ा सा हिंट केवीएल के बारे में देता हूं कि उसको हम कैसे काम में लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। केवीएल जब लगाया जाता है तो बैटरी के लिए जब हम बात करते हैं, अगर इधर जा रहे होते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं, इधर जाएंगे तो प्लस साइन, मतलब बैटरी बोले तो बाद वाला साइन लगाते हैं। और जो एल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका वैल्यू एल डी अपॉन dt है, इसके अक्रॉस आई आर है, उसके साथ कौन सा साइन काम में लें? तो करंट के डायरेक्शन में जब जाते हैं तो माइनस साइन लेना है, करंट के डायरेक्शन में जाने पर माइनस साइन, करंट के अपोजिट आने पर प्लस साइन लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू एल डी अपॉन dt है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आई आर है, तो उन्हें हम केवीएल का साइन कन्वेंशन के साथ काम में लेते हैं। तो फिर कुछ के मन में आएगा लेकिन सर उस माइनस साइन का क्या होगा जो वहां भी हुआ करता था। तो जब हम प्रॉपर्ली केवीएल लगा देंगे ना, फिर करंट घटेगा या बढ़ेगा, जो सिचुएशन वहां सर्किट में दिया जाएगा उसमें डी आई अपॉन dt का वैल्यू पुट करके वो सही से जो उसका मीनिंग वो सामने अपना पा जाएगा। आगे क्वेश्चन भी ऐसा सोल्व करेंगे जिसमें इस बात को भी समझेंगे क्या माइनस होने से क्या हो रहा है, उस माइनस को ले तो क्या और माइनस को ना ले तो क्या, वो सब समझने वाले हैं। फिलहाल इतना देख लें केवीएल कैसे लगाना है, तो जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो केवीएल कैसे लगाना है ध्यान रखें आप। तो जब भी इस इंडक्टर के अक्रॉस केवीएल की हमें बात करनी होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हम एल डी आई अपॉन dt लेंगे, साइन जो होगा वो साइन कन्वेंशन ऑफ केवीएल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। मतलब पहले से नहीं किए तो इंडक्टर है तो माइनस से शुरुआत करेंगे, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या लेंगे? एल डी आई अपॉन dt, और साइन किसके अकॉर्डिंग? साइन कन्वेंशन ऑफ केवीएल। जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आई आर, और साइन किसके अकॉर्डिंग? साइन कन्वेंशन ऑफ केवीएल के अकॉर्डिंग लगाने वाले हैं। देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, करंट के डायरेक्शन में हम जाने वाले हैं। बताओ इसके लिए क्या लिखूं? माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर प्लस ई इक्वल टू 0। पूरा क्लोज लूप के लगा दिया, क्योंकि हम जानते हैं केवीएल दो तरह से लगा सकते हैं, एक तो वहीं से वहीं तक और एक कहीं से कहीं तक, यानी कि क्लोज लूप में भी लगा सकते हैं, ओपन लूप में भी लगा सकते हैं। यहां फिलहाल कैसे लगाया हमने? क्लोज लूप में, तो क्लोज लूप में लगा दिया है। फिर देखिए दोबारा, ये करंट का डायरेक्शन है माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर प्लस ई इक्वल टू 0। रिवर्स लगाने चलो, यहां चलते हैं, माइनस ई प्लस आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। यानी कि इसमें जो साइन लगाना है केवल साइन कन्वेंशन ऑफ केवीएल को काम में ही लेना है, बाकी मैग्नीट्यूड तो एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर ही है। वो जो इफेक्ट उसका होना है अपोजिंग नेचर का वो सब आ जाएगा। इसके बाद जब हम इसको जरूरत पड़ेगी जैसे काम में लेंगे कि करंट बढ़ रहा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, वो सब उसमें आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें केवल ऐसे ही काम में लेंगे इसके लिए, अदरवाइज वो कंफ्यूजन बना रहता है, माइनस लगाएं ना लगाएं। तो मैंने एक तरीका बता दिया, आप इसको फॉलो करें, कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली इससे। फिलहाल एक बार इक्वेशन लिख दिया हमने तो केवीएल से इक्वेशन मिलता है, बस अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो इस इक्वेशन को पर्टिकुलर वे में अरेंज करके सॉल्व करने के बाद फाइनली एक इक्वेशन मिलता है जो करंट की इक्वेशन होती है सर्किट में एट एन इंस्टेंट। तो कह सकते हैं यहां पर हम करंट, आप साथ साथ लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, करंट एट, अगर समझ में आ रहा है तो, करंट एट एनी इंस्टेंट। भाई नहीं लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? या तो समझेंगे या सो जाएंगे। तो सोना सही है, नोट करना सही है? नोट करना सही, उससे तो अच्छा है। फिर करंट एट एनी इंस्टेंट आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई लेमडा। आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई लेमडा, ये इक्वेशन आता है। कहां से आता है इक्वेशन? इसको सोल्व जब करते हैं पर्टिकुलर वे में अरेंज करके
इंटीग्रेट वगैरह करके सॉल्व करने के बाद फाइनली ये इक्वेशन मिलती है जो एट एनी इंस्टेंट करंट के बारे में हमें बताती है कि करंट कितना होगा उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती। सॉल्व नहीं करना आपको बिल्कुल भी, आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन याद रखनी है। सॉल्व मैंने कर लिया है, ये काम कर चुका हूं मैं, आपको तो केवल इक्वेशन याद रखना है, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ए की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा, क्योंकि सारा काम इसी इक्वेशन से होगा। यहां पर देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, जब इसको सॉल्व करते हैं ना, डिराइव करते हैं, तो जहां लैम्डा भी लिखा हुआ है उसकी जगह वहां एक स्टेप पहले एल अपॉन आर था, तो ये लैम्डा की जगह एल अपॉन, मतलब लैम्डा एल अपॉन आर के बराबर होता है। एल क्या है सर्किट का? इंडक्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो सर्किट जब एक बार बना दिया है ना, तो एल एंड आर का वैल्यू फिक्स हो गया है। एल आर फिक्स है मतलब कांस्टेंट हो गया इस सर्किट के लिए, तो लैम्डा भी एक कांस्टेंट है। यहाँ टी है, यहाँ लैम्डा है, तो बताइए इस लैम्डा का यूनिट क्या होगा? सेकंड या मीटर या किलोमीटर? क्या रहेगा? सेकंड, क्योंकि ये भी सेकंड में है और ये भी सेकंड, तो क्या हो गया? सेकंड, मतलब टाइम के बराबर रहेगा ये। तो ये भी टाइम है तो ये भी टाइम है, तो लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू है इसका और टाइम के बराबर है, इसका यूनिट रहेगा, तो लैम्डा का नाम क्या होगा? टाइम कांस्टेंट। क्या हो गए? टाइम कांस्टेंट। तो लैम्डा यहां पर टाइम कांस्टेंट है। अब ये जो इक्वेशन लिखा है ना हमने, आई इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा, इसमें आई नॉट मैक्सिमम करंट इन सर्किट है। इस इक्वेशन के बेसिस पर ही हमें आगे बढ़ना होगा। चीजों को समझने के लिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं, मैथमेटिकल, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, जो जैसा हमारे लिए सुटेबल होता है वैसा हम काम में लेते हैं। यहां पर मैथमेटिकल वे है, ये जो डिस्कशन है मेनली मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, मैथमेटिकल वे में चलेगा है। हालांकि मैथ्स कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, इक्वेशन के बेसिस पर बस आगे बढ़ने वाले हैं, उससे कई रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं, यूजफुल रिजल्ट होंगे जो इस सर्किट की कुछ खास नेचर को हमें समझा रहे होंगे, तो उसको समझ करके जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर हमें देने होंगे। यानी कि सर्किट का एनालिसिस, इस सर्किट को हम समझें किसके बेसिस पर? इस इक्वेशन के बेसिस पर। अब ये इक्वेशन क्या कह रहा है हमसे? बताइए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सर्किट में टाइम के साथ करंट बढ़ेगी या घटेगी? ये ग्रोथ को बता रहा है, डीके को बता रहा है? जैसे आप जानते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, डीके होता है y इज इक्वल टू 1 माइनस की पावर माइनस एक्स, ये अगेन ग्रोथ को बताता है। नहीं पता तो याद रखें इस तरह से, ये ग्रोथ, ये डीके, अगेन ये ग्रोथ को, तो इसी के इक्विवेलेंट ये इक्वेशन है। तो ये भी इक्वेशन भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ही इंडिकेट करेगा, करंट के लगातार ग्रोथ ही होगा। अब करंट ग्रोथ की इक्वेशन ये है, हम अलग अलग टाइम पर करंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से जानेंगे हम। तो ये भी नहीं हो सकता कि बस टाइम पुट करते जाएं, कोई भी मर्जी आए जो, और सोल्व करके हम करंट को फाइंड कर सके, इतना आसान काम नहीं होगा है, क्योंकि ई की पावर की फॉर्म में टी है, टी की वैल्यू 1 2 3 4, जो माना है आप पुट नहीं कर सकते। तो कुछ खास टाइम के लिए, कुछ खास मोमेंट के लिए हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं और काम में लेंगे। सबसे पहला वो मोमेंट आता है टी इक्वल टू 0, यानी कि जस्ट आफ्टर की क्लोज। की क्लोज के लिए अलावा और दूसरा टर्म क्या यूज कर सकते हैं? स्विच ऑन। की क्लोज कहते हैं या स्विच ऑन कह सकते हैं। इसको टाइम को बोला गया टी इक्वल टू 0। जस्ट आफ्टर की क्लोज, यानी कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, यहां पर की ऑन करते हैं या की इंसर्ट करते हैं यहां पर, तो उस टाइम की बात हो रही है, या जस्ट की क्लोज कह रहे हैं या जस्ट आफ्टर की क्लोज, एक ही बात है। तो टी इक्वल टू 0 इसमें पुट करता हूं मैं, देखते हैं टी 0 पुट करने पर करंट कितनी मिलती है। आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 0, और ई की पावर माइनस 0 कितना होता है? 1 होता है, ये 1 लिख दिया मैंने, ये आ गया 0। इस इक्वेशन ने क्या बताया हमें? कि स्विच ऑन कर दिया है, सर्किट में करंट 0 है, ये बता रही इक्वेशन। स्विच ऑन कर चुके हैं हम, स्विच ऑन है, बट जैसे स्विच ऑन किया सर्किट में करंट का वैल्यू 0 है। जबकि उम्मीद कर रहे थे कि स्विच ऑन किया तो करंट कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, लेकिन स्विच ऑन है, करंट 0 है, करंट बढ़ने नहीं दिया है। यहां पर एल आर है, दो जने हैं, कोई तो ऐसा होगा जो करंट बढ़ने का अपोज करता है, कौन है वो? एल है।
हो ना हो वो एल ही है जिसने काम किया कि करंट को बढ़ने ही नहीं दिया उस इंस्टेंट पर, अपोज किया, भयंकर अपोज किया, करंट का वैल्यू 0 बना हुआ है। तो यहां पर एल का बिहेवियर एज ए ओपन सर्किट, क्योंकि वैसे तो स्विच ऑन कर दिया, सर्किट क्लोज हो गया, लेकिन एल की वजह से ये हो रहा है करंट का वैल्यू ही 0 है। तो हम कह सकते हैं इस सर्किट को इस इंस्टेंट के लिए रीड्रॉ किया जाए, स्विच ऑन वाली सिचुएशन के लिए रीड्रॉ किया जाए, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये आर है, ये ई है, एल जहां वहां पर ओपन सर्किट हम कह सकते हैं। तो एल का बिहेवियर कैसा हो गया? ओपन सर्किट की तरह। किसका बिहेवियर? एल का बिहेवियर एज ए ओपन सर्किट। मतलब इस इक्वेशन से पता लगा हमें, ये किससे पता लगा? इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन सर्किट में किसी भी इंस्टेंट पर करंट क्या उसकी इंफॉर्मेशन देगी, हमें एनालिसिस इसी के बेसिस पे करना है। पूरा बोर्ड जो भरने वाले इसी के बेसिस पे भरने वाले हैं, सारी बातें इसी इक्वेशन के बेसिस पर होंगी। पर वो बातें किस टाइप से करनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस वही हम यहां जान रहे, उन्हीं पे बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम ये डिस्कस नहीं करते, आपके पास ये इक्वेशन होती, पता नहीं इसको किस वे में आप यूज करते, किस वे में आप इसको स्टडी करते, बस वो तरीका हम बता रहे हैं कि इसको किस ढंग से स्टडी करना है। एक तो टी इक्वल टू 0 पे स्टडी करना है, फिर जैसे स्विच ऑन किया पता लग गया स्विच ऑन करते ही करंट 0 है, इसने बता दिया एल का बिहेवियर एज ए ओपन सर्किट है। आ रही यहां तक बात समझ में? अब आगे देखते हैं, स्विच ऑन कर दिया गया है, सर्किट में करंट बढ़ेगी, आखिरकार करंट बढ़ेगी ही। तो करंट बढ़ करके फाइनली क्या होना है आफ्टर सम टाइम की बात करें, आफ्टर सम टाइम ऑफ की क्लोज, जिसे हम टी इनफाइनाइट भी कहेंगे मैथमेटिकली। यानी कि मैथमेटिकली जो रिजल्ट हमें इनफाइनाइट टाइम पुट करने से मिलेगा, वही रिजल्ट हमें थ्योरेटिकली मिल जाएगा, मतलब आफ्टर सम टाइम ऑफ की क्लोज या आफ्टर सम टाइम ऑफ स्विच ऑन। कैसे जरा समझते हैं। I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट पुट किया, कितना होता है ये? जिनको नहीं पता तो लिखे ना, ई माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। तो ये आ गया आई नॉट। आई नॉट का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट है। ये ई है, ये आर है, ये आई नॉट है। मैक्सिमम करंट है आफ्टर सम टाइम ऑफ की क्लोज, टी इनफाइनाइट करंट है मैक्सिमम। थोड़ा समझते हैं इसको। कुछ को ये लगता है कि सर इनफाइनाइट और आफ्टर सम टाइम में तो काफी डिफरेंस होता है, दोनों एक साथ क्यों लिख रहे हैं हम, कुछ ऐसा सोचते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब करंट का या कोई भी क्वांटिटी का होता है, तो उसमें कुछ इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, उसमें एक बात देखने को मिलती है कि शुरुआत में बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, उसके बाद चेंज नेग्लिजिबल होता है। कि जैसे ये ग्राफ है ना, ये इस मैक्सिमम वैल्यू को इनफाइनाइट टाइम पे टच करेगा, ये ग्राफ हमें इस बात को बता रहा है। और ये ग्राफ इस तरह की जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है उनसे ही मिलता है हमें। तो जब इनफाइनाइट वैल्यू होगा तब ये ग्राफ टच करेगा मैक्सिमम वैल्यू को मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली तो हमें इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, वो टी इनफाइनाइट पे मिलेगी। अब दूसरे में कहा जाए कि जब करंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, करंट के लिए भी ग्राफ अगर बनाया जाए तो मैथमेटिकली तो इनफाइनाइट टाइम पे मिलेगा, मतलब ग्राफ ऐसा ही आएगा। लेकिन यहां ये भी पता लग रहा है इसको देख के कि जो चेंज होना था काफी कम टाइम में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, इसके बाद यूं कह सकते हैं चेंज हो ही नहीं रहा, मतलब जो वैल्यू आना था मैक्सिमम आ चुकी है वैल्यू। इनफाइनाइट टाइम तक वेट करोगे तब लगेगा आपको पता क्या चेंज हुआ है। समझ पा रहे हैं बात? क्योंकि चेंज नेग्लिजिबल है। तो अगर आप कुछ देर वेट कर रहे हैं कि चेंज कुछ वैल्यू होगी तो नहीं हो रही, तो वही आपके लिए मैक्सिमम वैल्यू है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्विच ऑन करने के कुछ देर बाद वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी सर्किट में। तो प्रैक्टिकली वही वैल्यू हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू है। और उस मैक्सिमम वैल्यू को लिखने का तरीका आई नॉट ही है, इसलिए हम लैंग्वेज में ऐसा ही लिखते हैं कि आफ्टर सम टाइम, और कभी कभी क्वेश्चन आफ्टर लॉन्ग टाइम भी बोल देता है, तो एक ही बात है वो।
इसी सेंस में बात करना चाह रहा है कि आफ्टर सम टाइम ऑफ की क्लोज बोला जाए, आफ्टर लॉन्ग टाइम बोल दिया जाए, या मैथमेटिकली इनफाइनाइट टाइम बोल दिया जाए, हमें इनफाइनाइट ही पुट करना है इस मैथमेटिकल इक्वेशन में। पुट करने के बाद आई नॉट हमें मिल जाता है, करंट मैक्सिमम मिल गई। तो आफ्टर सम टाइम करंट जब सेचुरेट हो गई है, मैक्सिमम वैल्यू करंट की मिल गई है, तो इंडक्टर का रोल क्या रहेगा? सिंपल वाई की तरह। इंडक्टर का मेन रोल जो अपोजिंग वगैरह होता है वो तब होता है जब करंट की वैल्यू में चेंज हो रहा हो। चेंज ही नहीं हो रहा कुछ भी, कांस्टेंट करंट बन गई है, तो इंडक्टर क्रॉस कोई ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, तो सिंपल वाई की तरह बिहेव करेगा, जिसे हम शॉर्ट सर्किट भी कह देंगे यहां पर। यानी कि इंडक्टर को हटा के आप सीधा वायर जोड़ दें, उसकी तरह बिहेव कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट में, इसलिए बोला गया शॉर्ट सर्किट, सिंपल वायर की तरह काम कर रहा हो। अब एल का बिहेवियर एज ए शॉर्ट सर्किट एज ए सिंपल वायर है, तो आई नॉट मतलब इस सर्किट में अब आई नॉट के बारे में कहना चाहें कि जो मैक्सिमम करंट होगी वो कितनी होगी? ई बाई आर, ये होगी मैक्सिमम करंट, क्योंकि नेट ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है, तो आई नॉट इक्वल टू ई अपॉन आर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आई नॉट इक्वल टू ई बाई आर, एक खास रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये इस डिस्कशन के लिए कि सर्किट में मैक्सिमम करंट का इक्वेशन रिलेशन क्या है? ई बाई आर है। ये कुछ बात बता रहा मैं कि सर्किट में जो मैक्सिमम करंट होगी वो किस पर डिपेंड नहीं कर रही, किस पर डिपेंड नहीं करी? एल पर डिपेंड नहीं करी, जबकि सर्किट में एल है, आर है और ई है, तीन जने हैं, लेकिन मैक्सिमम करंट एल की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसको दो तरह से समझ सकते हैं हम कि मैक्सिमम करंट एल पर डिपेंड है, इस बात दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो इक्वेशन देख के समझ सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी एल नहीं आ रहा, ई है, आर है, तो इन दोनों पर डिपेंड करेगी। दूसरा यूं कह सकते हैं कि मैक्सिमम करंट मतलब करंट कांस्टेंट हो गई है, और जब करंट कांस्टेंट हो गई है तो वैसे हम जानते हैं कि एल का रोल तभी होता है जब करंट में वेरिएशन हो रहा हो, करंट में कुछ चेंज हो रहा हो। तो जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो कोई वेरिएशन भी नहीं हो रहा है, तो कोई रोल एल का नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं। आई नॉट ई बाई आर, जैसे एक क्वेश्चन सिंपल ही पूछ लिया जाए हमसे कि एक एलआर सर्किट है, स्विच ऑन किया, मैक्सिमम करंट कुछ आ गया, अब सर्किट में चेंज किया, स्विच ऑफ कर दिया, सर्किट चेंज किया कि एल की वैल्यू को डबल कर दिया, वापस स्विच ऑन किया, फिर से मैक्सिमम करंट को देखा, ओनली एल को डबल किया, बाकी कुछ नहीं किया, तो मैक्सिमम करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अदरवाइज कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर एल डबल किया तो कुछ तो होना चाहिए, तो जो होना वो सब हो गया, लेकिन फाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनल करंट कह दें, मैक्सिमम करंट कह दें, वो तो सेम ही रहेगी, ई अपॉन आर ही रहेगी, ना ई बदला ना आर बदला, तो वैल्यू भी सेम ही होना है। तो यहां पर ये जो करंट मैक्सिमम करंट है, इसके और भी कई अलग अलग टर्म इसके लिए बोले जा सकते हैं। मैक्सिमम करंट तो बोलते ही है, हाईएस्ट करंट, पीक करंट, फाइनल करंट, अल्टीमेट करंट, सेचुरेट करंट, स्टेडी करंट, क्रिस्ट करंट, ऐसे कई सारे नाम इसको जाते हैं। तो जनरली जो काम आते हैं टर्म, फाइनल करंट काम आता है, एक तो मैक्सिमम भी आ जाता है, पीक भी आ जाता है, स्टेडी करंट भी, इस तरह के टर्म ज्यादा काम आते हैं। तो आई नॉट इक्वल टू ई बाई आर, तो ये बातें हमें जो पता लग रही है, ये सब किस बेसिस से पता लग रहा है? कौन सी इक्वेशन से? आई इक्वेशन, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई लेमडा, ये किसका इक्वेशन है? कहां पर? इस एलआर सर्किट में जब बैटरी जोड़ा गया है तब करंट का इक्वेशन ये इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन देती जा रही है, हम समझ के और एनालिसिस करते जा रहे हैं कि टी जीरो पर एल का बिहेवियर एज ए ओपन सर्किट है और टी इनफाइनाइट पर एल एक सिंपल वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी एल की हमने चेक की है ना, तो कोई सर्किट जब हमें दिया जाएगा, सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, तो यही तो काम किया जाएगा कि अगर टी जीरो है तो ओपन सर्किट बना देंगे वहां पर, और टी इनफाइनाइट है तो सिंपल वायर बना करके फिर दोबारा सर्किट बना करके फिर सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंस रहा इन बातों का, और आगे बढ़ाते हैं इस बात को। अब हम फाइंड करेंगे करंट रेट के बारे में, ये तो करंट के बारे में बात कर रहे थे ना, करंट ग्रोथ रेट की बात करते हैं। करंट ग्रोथ रेट, इट मीन्स डी अपॉन डी टी, करंट ग्रोथ रेट डी अपॉन डी टी। मैथमेटिकल काम है, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। डी अपॉन डी टी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए?
क्या करना पड़ेगा? किसका डिफरेंशिएशन? कहाँ है आई? ये रहा आई नॉट 1 - माइनस टी बाई लेमडा का हमें डिफरेंशिएशन करना है। देखते हैं क्या आता है डिफरेंशिएशन से। मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, फिलहाल आई नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ आई नॉट आ गया है, आई नॉट इक्वल माइनस टी बाई लेमडा आ गया। यहां तक आ रही बात समझ सबको? क्या करने वाले हैं हम? अरे बोलिए सब। किसका डिफरेंशिएशन? आई कौन है? करंट है। किसमें करंट है? एल आर डीसी सर्किट में करंट किसी भी इंस्टेंट पे ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके हम करंट रेट को फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया? क्यों जीरो? कांस्टेंट है तो ये तो हो गया है जीरो। माइनस आई नॉट की जगह आई नॉट, फिर अब ई की पावर माइनस टी अपॉन लेमडा का डिफरेंशिएशन, तो -1/लेमडा फिर ई की पावर माइनस टी बाई लेमडा, यही आएगा। क्योंकि शायद आप जानते हैं ई की पावर माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ए ई की पावर माइनस एक्स। बट ई की पावर तो सेम रहेगी, जो एक्स के साथ फैक्टर है मल्टीप्लाई वैल्यू है वो आगे आ जाएगी। सबको क्लियर है बात? तो यहां पर टी के साथ जो मल्टीप्लाई -1/लेमडा है वो आगे आ गया है। टी के साथ मल्टीप्लाई को है ना -1/लेमडा वो आगे लिखा जाएगा, बाकी पावर वैसी की वैसी ही है। ये डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आई नोट का वैल्यू पुट करना। बोल आई नोट कितना? अरे सबको नहीं पता क्या? आवाज ही नहीं आ रही है। लेमडा कितना है? आवाज नहीं है। आई नॉट लेमडा, तो यहां पुट करता हूं मैं, तो ये आ जाएगा ई बाई आर है। लेमडा क्या है? एल बाई आर। ई की पावर माइनस टी बाई लेमडा, आर से आर कैंसिल हो गया, तो डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई बाई एल ई की पावर माइनस टी बाई लेमडा। ठीक है, इस तरह से करंट रेट वाली इक्वेशन मिली है। क्या ये करंट रेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है? बोलिए। क्या टाइम के साथ कांस्टेंट है? उसमें बोल दो यस सर। कांस्टेंट है क्या टाइम के साथ साथ? टाइम के साथ वेरिएबल है। बताइए इंक्रीज या डिक्रीज टाइम के साथ? करंट रेट टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज? ऐसे बताओ, समझ नहीं पा रहा। ऐसे या ऐसे? डिक्रीज है पक्का? क्योंकि ये इससे मैच हो रहा है, देखा जाए तो ये ग्रोथ है, ये डीके है, इससे मैच, तो यहाँ पर डीके हो रहा है इस करंट का, मतलब करंट रेट का डीके हो रहा है। अब करंट रेट का डीके हो रहा है ना, तो अगेन उन दो टाइम की बात करने वाले हैं जो अब तक हम कर चुके। कौन कौन से दो टाइम? T0 एंड T इनफाइनाइट। वापस वो दोनों टाइम इंपॉर्टेंट टाइम है, उनके लिए बात करने वाले हैं। तो एट टी इक्वल टू 0 डी आई अपॉन डी टी। 0 पुट कर दिया, ई की पावर 0 कितना हो गया? 1। ये आ गया ई बाई एल। फिर एट टी इनफाइनाइट डी आई अपॉन डी टी कितना आ गया? 0 आ जाएगा तो, क्योंकि ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ये टी इक्वल टू 0 पर जो डी आई अपॉन डी टी लिखा हमने ई बाई एल, ये क्या मैक्सिम है या मिनिमम है या ऐसे ही जनरल है कुछ? डी आई अपॉन डी टी मैक्सिम है क्या? T0 पर जो आया है डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि इसमें टाइम के साथ डिक्रीमेंट होना है, तो शुरुआत में जो डी आई अपॉन डी टी है वो क्या है? मैक्सिमम ही है। वो क्या है? मैक्सिमम है। तो डी आई अपॉन डी टी मैक्सिमम है। अभी मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो आपको बताने होंगे, जवाब देने होंगे। सब तैयार है इसके लिए? सब सुन तो रहे? देखते हैं कौन सुन रहे हैं, अभी सब पता लगने वाला है। तो कल इधर वाले रूम में से दो स्टूडेंट को मैं बाहर निकाल चुका हूँ क्लास से, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं तो बस, है ना। इधर वाले रूम में से मतलब बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया मैंने क्लास में से, जो भी वजह हो, लेकिन बाहर निकालना शुरू कर दिया, मतलब किया जा सकता है ये चीज। कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है ना, तो वो स्टार्टिंग प्रोसेस हो चुका है। तो अपना आपका ध्यान रखें आप।
आप वेरिएबल बन के बैठ रहे हैं, क्योंकि जब आप वेरिएबल बनेंगे तभी आप में नॉलेज वाली वैल्यू पुट की जा सकती है और आपकी नॉलेज लगातार ऐड होती रहेगी। नॉलेज का इंटीग्रेशन चल रहा है क्लास में। कुछ लोग कांस्टेंट बन जाते हैं, एक ही हरकत को बार बार करते रहते हैं, और क्लास में नॉलेज का इंटीग्रेशन चलता है, उससे इंटीग्रेशन डिस्टर्ब होता है कांस्टेंट से, तो इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, कंसेप्ट बताया मैंने ना इंटीग्रेशन। तो डी अपॉन डी टी की बात यहां पर कर रहे थे हम। तो E बाई एल मैक्सिमम है स्टार्टिंग में। क्या मैक्सिमम है? मतलब E बाई एल जो वैल्यू आ गया ये मैक्सिमम है, तो ये डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम आ गया है। तो करंट रेट पता लग गया, हमें स्टार्टिंग करंट रेट पता लग गई है, फाइनल करंट रेट पता लग गई। क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज इनिशियल करंट रेट, व्हाट इज फाइनल करंट रेट, जब स्विच ऑन करेंगे तब ऐसा पूछेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है कि ई बाई एल बता देंगे स्टार्टिंग करंट रेट के बारे में, या फिर ये इक्वेशन पता हो और ये भी नहीं पता होगा तो फिर डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा आपको। तो बेटर है कि आप इसको ध्यान रखें, इस इक्वेशन को, कि करंट रेट का जो इक्वेशन है ये होता है, ये करंट का इक्वेशन किसी भी टाइम पर, ये इक्वेशन भी याद रखनी है आपको। तो जो रिजल्ट स्टैंडर्ड है वो तो याद रखने ही होंगे, ये भी याद रखें। हालांकि इससे फाइन कर सकते हैं हम, पर याद रखना ठीक रहेगा ताकि क्वेश्चन आपके जल्दी सोल्व हो जाए। हाँ, इसके बेसिस पे ये फिर ये फाइंड किया हमने, ये फाइंड किया है। अब थोड़ा वापस एनालिसिस किया जाए इन चीजों का जो हमने फाइंड किया है। स्टार्टिंग में डी आई अपॉन डी टी मैक्सिमम आ गया। कुछ को देख के बड़ा अजीब लगता है, सर एक तब तो आप कह रहे हैं कि शुरुआत में करंट का वैल्यू 0 है। क्यों बोला था, कैसा बोला ऐसा कि शुरुआत में टी इक्वल टू 0 पर करंट का वैल्यू 0 है, और यहां कह रहे हैं कि करंट रेट मैक्सिमम, करंट ग्रोथ रेट मैक्सिमम है। कैसा कैसे हो रहा है सर ये? मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू 0 है और उसकी रेट मैक्सिमम हो रही, नॉन जीरो है। कैसा हो सकता है? एक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू 0 और उसका रेट नॉन जीरो। एक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू 0 और उसका रेट नॉन जीरो। कुछ लोग तो बस ये देखे जा रहे हैं कि सर कैच कर पा नहीं कर पा रहे। हाँ हो रहा है, कैच हो रहा है, चलो ठीक है सर, कितनी देर तक कैच कर पाते हो आप देखें। हाँ क्या देखा? टॉप पर वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। मतलब ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है। तो उसी तरह से मतलब एक क्वांटिटी का वैल्यू 0 बट उसका रेट नॉन जीरो पॉसिबल है। तो वही बात यहां भी हम कह रहे हैं कि करंट 0 है स्टार्टिंग में T0 पर, बट करंट रेट का वैल्यू नॉन जीरो है, मैक्सिमम है। ये पॉसिबल है, मैथमेटिक्स से पता लग रहा है इस बात का। या तो प्रैक्टिकली चेक किया जाए, तो प्रैक्टिकली बात तो ये हो ही नहीं पाएगी। या फिर यूं समझें कि जैसे जैसे क्लास छूटने का टाइम होता है, 1 बज गया, क्लास नहीं छूटी, 1 बज के 10 मिनट हो, क्लास नहीं छूटी, 1 बज के 15 मिनट क्लास नहीं छूटी। तो जब भी क्लास छूटेगी, सब 1:30 बज गए, अब क्लास छूटने वाली है, तो सब कुछ मैक्सिमम रेट से हर कोई बाहर जाना चाहेंगे। उस इंस्टेंट पे कोई बाहर नहीं निकल पाएगा, अटक जाएंगे गेट के अंदर यहीं पे। तो मतलब बाहर निकलना मैक्सिमम रेट से चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, अपोज मैक्सिमम हो गया, जो भी कहें। अच्छा, इसको यूं समझे अब यहां पर कि रेट मैक्सिमम होने से क्या हुआ कि इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम। जरा सोच के देखिए, इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस को फॉर्मूला क्या है? -L/di/dt। इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर -L/di/dt। तो t इक्वल टू 0 पर पता कीजिए कितना आ रहा है? e के बराबर ही आ रहा है, -L/di/dt। माइनस एल यहां लगा दूं तो माइनस एल यहां लगाते ही एल से एल कैंसिल, माइनस ही आ गया। माइनस ही मतलब अपोजिंग नेचर का है और ई के बराबर ही है, तो ई के बराबर ही यहां पर आ गया। इंड्यूस जितना ये है उतना ये आ गया। तो इस इंस्टेंट पर सर्किट में नेट ईएमएफ ही 0 हो गया, इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो सर्किट में नेट ईएमएफ जब 0 हो गया तो करंट 0 हो जाती है उस टाइम पर, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो ऐसे भी इस बात को समझा जा सकता है। जैसे हमने कहा था ना कि ये 0 हो गया, यहाँ पर करंट 0, अपोज किया इसने, भयंकर अपोज किया। तो अपोज ऐसे तो करता हो कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, करंट को बढ़ना था तो बढ़ने की रेट उस टाइम पर मैक्सिमम होगी, रेट मैक्सिमम मिल चुकी है मैथमेटिकली। क्योंकि अगर ये मैथमेटिक्स से सोल्व ना किया होता तो इस बात को कैसे समझ पाते कि रेट मैक्सिमम होती, समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो ये मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करती है यहाँ पर समझने में। सर ऐसे कैसे हम मान लेंगे कि सर ये करंट 0 रेट मैक्सिमम है? अब मानो, इसकी मानना पड़ेगा, अब तो मैथ्स ने बताया है। अदरवाइज चेक कैसे करते हैं इस चीज को? तो मैथमेटिक्स की हेल्प हमें लेनी पड़ती है यहाँ पर। तो हम कह रहे हैं कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं स्टार्टिंग में करंट रेट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, ये प्रूफ सामने, इसलिए इसमें ना नहीं कर सकते आप।
करंट रेट मैक्सिमम होने से इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम आएगा, इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम आने की वजह से नेट ईएमएफ सर्किट में जीरो हो जाएगा, और नेट ईएमएफ जीरो होने से करंट जीरो, मतलब उसी बात को जो जीरो होने की बात कर रहे थे इस तरह से भी कह सकते हैं। और सिंपल वे में तो पता लग ही रहा है, इस इक्वेशन से भी करंट जीरो मिल रही है कि जैसे टी जीरो पुट किया हमने और टी जीरो पुट करके सॉल्व करने पे मिला कि शुरुआत में करंट का वैल्यू जीरो होता है। तो एक ही बात को कहने के दो तरीके हो गए। कौन सी बात को? एक ही कौन सी बात? कि शुरुआत में करंट जीरो है, इस बात को कहने कौन कौन से दो तरीके हो गए, जरा आप बताइए। शुरुआत में करंट जीरो, इस बात को कहने के दो तरीके कौन कौन से हो गए, आप बताइए। स्टार्टिंग में करंट जीरो है, इस बात को कहने के दो तरीके हो गए, आप बताइए जरा कौन कौन से दो तरीके हो गए। हाँ बताइए। हाँ बताओ। इक्वेशन ठीक है, दूसरा तरीका कुछ सही बात है कि यही दो तरीके हैं क्या, कि कुछ और है? यही दो तरीके हैं, अभी ये तो बताए थे दोनों मैंने। तो दो तरीके हो गए, एक तो इस इक्वेशन से पता लग रहा है डायरेक्टली, और दूसरा डी अपॉन डी से भी हमें पता लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो दो तरीके हो गए। बाकी फाइनली तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब करंट रेट का वैल्यू जीरो हो गया, और करंट रेट जीरो होने की वजह से अपोज कुछ नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, तो सेचुरेशन कंडीशन आगे करंट मैक्सिमम फ्लो हो जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। और आगे बढ़ाते हैं इस बात को हम। हाफ लाइफ टाइम, जिसे हम टी हाफ से भी लिखते हैं। लिखिए लाइन हाफ लाइफ टाइम में, हाफ लाइफ टाइम में एक लाइन लिख लीजिए, बोल दूं? इट इज टाइम इन विच, it is time in which, it is time in which current in LRDC circuit, LRDC circuit becomes half of its maximum value, becomes half of its maximum value। तो उस टाइम को फाइंड करना चाहते हैं, किस टाइम को? जब करंट हाफ हो, किसका हाफ? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है यहां पर? आई नॉट। तो वो इक्वेशन जो हमारे पास करंट का है, इसमें आई की जगह आई नॉट बाई टू पुट करके हम टाइम को सोल्व करेंगे तो हाफ लाइफ टाइम मिलेगा। आ रही है बात समझ? आई की जगह आई नॉट बाई टू पुट करके सोल्व करेंगे तो टाइम जो मिलेगा हाफ लाइफ टाइम मिलेगा। तो यहां पर कह सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा है। पुट आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू, तो आई नॉट बाई टू, आई नॉट सॉल्व करते हैं इसको, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, वन बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा, ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा इधर रखा, वन माइनस वन बाई टू, ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वन बाई टू। यहां तक तो सिंपल काम ही है, कहीं कोई डाउट लग रहा तो बता दीजिए यहां तक। इसके बाद दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए तो माइनस टी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू लॉग ई बेस वन बाई टू, वन बाई टू है ना ये, तो इसको टू बाई वन करेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस टी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लॉग ई बेस टू, माइनस माइनस हट जाएगा, टी इज इक्वल लैम्डा लॉग ई बेस टू। यही टी हाफ है, या तो इस फॉर्म में कह सकते हैं, तो टी हाफ क्या मिल गया हमें? 0.693 लैम्डा, ये टी हाफ कहलाता है। ऊपर जो लिखा हुआ भी टी हाफ ही है, वो सीधा लॉग की फॉर्म में ही है, तो लॉग ई बेस टू का वैल्यू 0.693 होता है, और लैम्डा कौन है? एल बाई आर। तो कभी क्वेश्चन में हमें टी हाफ की जरूरत पड़े तो डायरेक्टली ये काम में लेके हमें सॉल्व करना, सीधा सीधा ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो इस डिस्कशन का ओवरऑल जो कंक्लूजन क्या रहा कि हाफ लाइफ टाइम जो होता है उसमें करंट बढ़कर के मैक्सिमम वैल्यू के हाफ तक पहुंच जाती है, और वो टाइम कितना होता है? इतना होता है
ये दो बातें आपको याद रखनी है। टाइम कांस्टेंट जिसे हम लेमड़ा से इंडिकेट कर रहे हैं, तो आखिर टाइम कांस्टेंट वाले टाइम में क्या होता होगा ये जरा समझा जाए। ये इक्वेशन यह हमारे पास है, आई इक्वल टू आई नॉट 1 - e⁻ लेमडा। टी की जगह लेमडा पुट कर दूंगा इसमें मैं। मतलब हम ये चेक करना चाहते हैं कि लेमडा टाइम में करंट कितनी हो जाती है, इसको देखना चाहते हैं। तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। मैंने टी की जगह लेमडा पुट किया, एक बार देख लीजिए क्योंकि लिखने वाला कुछ नहीं मैं। लेमडा यहाँ पुट किया, लेमडा से लेमडा कैंसिल, 1 e⁻⁻1 मतलब 1/e, और 1/e का वैल्यू कितना होता है, 0.37 होता है। 1/e का वैल्यू 0.37 होता है, जिसको नहीं पता कहीं एक कोने में लिख लेना, 1/e इक्वल टू 0.37। और फिर देखिए 1 माइनस 0.37 0.63 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एट टी इज इक्वल टू लेमडा, आई इज इक्वल टू कितना होगा, 0.63 आई नॉट, ये आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये भी याद रखने वाला है, याद रखना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट कहां से फाइंड किया हमने, इस इक्वेशन से, कि टी की जगह कितना पुट किया, लेमडा, e⁻⁻1 मतलब 1/e जो होता है 0.37, तो 1 माइनस 0.37 0.63 हो गया। तो एट टी इक्वल टू लेमडा आई इक्वल टू 0.63 आई नॉट। तो इसको ही लैंग्वेज में बोला जा सकता है फिर। तो लैंग्वेज में बोल देता हूं मैं, आप नोट करना। लिखिए लैंग्वेज टाइम कांस्टेंट के बारे में। इट इज टाइम इन विच it is time in which current in LR DC circuit becomes 0.63 I naught, 0.63 I naught। और आई नोट पता ही, आई नोट कौन है, मैक्सिमम करंट। तो 0.63 आई नोट तक पहुंच जाती है टाइम कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट, आई वर्सेस टी। आई टी ग्राफ की बात यहां करने वाले। इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नॉट 1 - e⁻ लेमडा। एक ग्राफ बनाया जाता है इसका, करंट का वेरिएशन को इंडिकेट करने वाला ग्राफ। ये आई नोट को बता रहा है। टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू लेमडा वाले टाइम में 0.63 आई नॉट करंट हो जाती, ये भी यहां मेंशन कर दिया हमने। टी इक्वल टू लेमडा टाइम है ये।
टी इक्वल टू लेमडा। क्या है टी? लेमडा क्या है? लेमडा है टाइम कांस्टेंट। इस टाइम में करंट कितनी हो रही है? 0.63 आई नॉट। और ये करंट ग्रोथ हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम पे जाके इसको टच करेगी आई नॉट को। ये इंडिकेट किया गया। तो इस तरह का ग्राफ होता है आई टी कर्व। ये कर्व याद रखना हमें। तो ये जो डिस्कशन किया गया है जिसमें कि करंट के वेरिएशन को हमने समझा है, कुछ खास खास रिजल्ट जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक बार मैं बोल देता हूं। सबसे पहली बात तो ये इक्वेशन E इक्वल टू वी एल प्लस वी आर, डायरेक्ट याद रखना आपको। कोई भी दो गिवन होके तीसरा पूछेगा आपसे, मतलब शुरुआत यहीं से हो जाती है कि क्या क्या याद रखना हमें। तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये आपको याद होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन ये किस बात का इक्वेशन है? करंट एट एनी इंस्टेंट इन एल आर सर्किट। अदरवाइज इस डिस्कशन में कभी कभी ये लगता है सर समझ में नहीं आता है इसमें क्या करना है, कहाँ इसका यूज है, कैसे क्वेश्चन होंगे। तो बता रहा हूँ ना इसलिए मैं कि किस तरह से कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी। अगर ये बातें याद रहेगी ना, फिर इन पे ही बस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आप आंसर आराम से दे पाएंगे। ये रिजल्ट अगर याद नहीं रहेंगे तो नहीं दे पाएंगे आंसर। तो ये बातें याद रखनी है आपको। तो एक तो ये याद रखा आपने, दूसरा ये याद रखा है। हाँ, इसके बेसिस से फिर और जो यूजफुल रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट यूजफुल है कि एल का बिहेवियर एज ए ओपन सर्किट, ये रिजल्ट यूजफुल आपके लिए हो गया। और ये आफ्टर सम टाइम करंट मैक्सिमम हो जाती है, ये मैंने बता ही दिया कि ये यूजफुल अपने आप रिजल्ट। ये शॉर्ट सर्किट बिहेवियर, ये यूजफुल रिजल्ट है यहाँ पर। इसके बाद ये करंट ग्रोथ रेट का ये इक्वेशन यूजफुल है। मैक्सिमम करंट हमसे पूछा जा सकता है, मैक्सिमम करंट रेट या फाइनल करंट रेट पूछा जा सकता है। हाफ लाइफ टाइम का रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। और इस टाइम में क्या होता है, करंट कितनी हो जाती है, ये वैल्यू याद रखनी है, ग्राफ की शक्ल याद रखनी। यही तो बातें हैं, बस दो चार बातें। बाकी तो मैथमेटिकल काम है। ये पूरा डिस्कशन मैथमेटिकल था। ये पूरा जो सोल्व किया मैथमेटिकल पार्ट था। ये आप एक बार देख लिया, समझ लिया, भूल जाए इसको भले से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी जो इसका बेसिक काम है यही है। तो जरा आप एक दो बातें और समझें। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के आप आंसर दें कि जैसे ही स्विच ऑन करता है कि टी इक्वल टू जीरो, बताइए वीएल एंड वीआर में से कौन जीरो है? वीएल जीरो है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वीएल जीरो है। वीएल एंड वीआर में से कौन जीरो स्विच ऑन करते हैं? स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते हैं वीआर का वैल्यू जीरो या मैक्सिमम है? जैसे ही स्विच ऑन किया वी आर का वैल्यू जीरो या मैक्सिमम है? वी आर का वैल्यू, वी आर का वैल्यू, वी आर का वैल्यू, वी आर का वैल्यू नहीं पता? क्या वैल्यू वी आर का? डेफिनेटली जीरो ही है, क्योंकि वी आर कहां से आएगा? आई आर से आएगा, इससे आएगा वी आर। और वीएल किससे आएगा? डी आई अपॉन डी टी से आएगा। तो बस अब इनके बारे में कुछ भी पूछा है तो यहां से निकलेगा। वी आर का आंसर आई से मिलेगा, यूं कहते हैं। किससे मिलेगा? आई से। आई जैसा होगा उसी तरह से वी आर, जिस शुरुआत में आई क्या है? जीरो है, तो करंट क्या होगी? मतलब वी आर भी जीरो हो गया, करंट जीरो होने की वजह से। आफ्टर सम टाइम कौन जीरो है? इन दोनों में से कौन जीरो है? वीएल जीरो है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम डी आई अपॉन डी टी जीरो हो गया हो, ये निकाल रखा हमने, ये जीरो हो गया, इसलिए वीएल का वैल्यू जीरो है। चलो एक बात और बताइए, ये तो हमें पता है किसी भी टाइम पर दोनों का सम इसके बराबर, ए के बराबर। टाइम के जैसे स्विच ऑन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन लगातार बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल कौन ग्रो करेगा? वीएल या वी आर? वी आर। आवाज कम निकल के आ रही है, कंफर्म है? अच्छा, कौन कौन मानते हैं स्विच ऑन करते हैं वी आर एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा? वी आर एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा स्विच ऑन करने के बाद, करेगा क्या? मानते नहीं मानते? और वीएल कांस्टेंट बना रहेगा, मतलब जैसे ही हमने स्विच ऑन कर दिया है अब टाइम के साथ साथ कौन बढ़ेगा? वीएल या वीआर? वीआर बढ़ेगा और वीएल घटेगा। ये तो बढ़ेगा और ये घटेगा, किसी भी टाइम पर दोनों का सम ई के बराबर रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रो इसमें होगा कि डीके इसमें होगा, क्योंकि डीके का पता यहां से लग रहा है, ये इक्वेशन है ना डीके वाला, डी आई अपॉन डी टी का डीके होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। केस फर्स्ट था ये, इस केस फर्स्ट में क्या हो रहा है कि जैसे अपन ने स्विच ऑन किया ना,
तो स्विच ऑन करते ही करंट बढ़ना था, करंट बढ़ने का इंडक्टर अपोज करता है, उस अपोज के अगेंस्ट बैटरी वर्क करती है, उस अपोज के अगेंस्ट बैटरी वर्क करती है, बैटरी जो वर्क करती है उस वर्क का ही कुछ पार्ट इस इंडक्टर में स्टोर होता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। यहां पर स्विच ऑन कर रहे हैं तो करंट बढ़ना, फाइनली करंट बढ़ेगी ही, करंट बढ़कर के मैक्सिमम को जाने वाली है, इसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ आएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ इस करंट के बढ़ने का अपोज करेगा, लेकिन ये बैटरी है, इस अपोज के अगेंस्ट बैटरी वर्क करेगी, वो वर्क ही बैटरी के अंदर, इसी इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। जैसे हम फील्ड अप्लाई करते हैं, हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो आप अपोज करते हैं, लेकिन हमेशा तो है नहीं कि आप अपोज करें हम पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, हम तो आप आए इसलिए यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो हम आप जो अपोज करते हैं उसके अगेंस्ट हम जो वर्क करते हैं वो वर्क ही आपके अंदर नॉलेज वाली एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। यहां पर क्योंकि स्विच ऑन कर रहे हैं तो स्विच ऑन करने से इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, क्योंकि जहां जैसा फील्ड होता है वैसे एनर्जी होती है, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड वहां मैग्नेटिक एनर्जी, तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती जाती है। वो कब तक होती जाएगी? जब करंट बढ़ती जाएगी, आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो बी वाली एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो करंट बढ़ते बढ़ते जब मैक्सिमम हो जाएगी तो मैग्नेटिक एनर्जी भी इसके अंदर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है। जब स्विच ऑन किया है, स्विच ऑन करने के बाद करंट बढ़कर के मैक्सिमम हो गई है, यानी कि ये कंडीशन आ चुकी है इनफाइनाइट टाइम वाला, तो इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो चुकी है। ये केस अब फिनिश हो गया, ये था केस फर्स्ट, मतलब एक काम और हो गया यहां पर कि मैग्नेटिक एनर्जी भी उस इंडक्टर में स्टोर हो गई है। अब सेकंड केस पर आने वाले हैं, इसी बीच हम सेकंड पर जो केस आएगा तो उसमें क्या करेंगे हम, ये तो लिख दिया मैंने सेकंड, व्हेन बैटरी, इसको कर दिया डिसकनेक्टेड और ये कर दिया आई डिक्रीज। तो अब देखिए यहां क्या होगा, जीरो, यहां भी हो जाएगा जीरो, और यहां से ये हटेगा, तो डायग्राम कैसे बनेगा वो बताते हैं हम आपको, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा ताकि आपको लिखना कुछ आसान हो जाएगा। अच्छा इधर देखना, ये जो ग्राफ बनाया ना मैंने, मतलब ये जो डायग्राम बनाया यहाँ पर सर्किट डायग्राम, ये स्विच मतलब ये जो करंट ग्रोथ का डिके का अभी जो फिलहाल दिख रहा है, अभी जो दिख रहा है डायग्राम, ये ओपन बना रखा है यहाँ पर, स्विच ऑन है, और अभी तो करंट ग्रोथ ही है, इसमें ग्रोथ वाला ही केस का डायग्राम है ये, अभी डिके वाली कोई बात ही नहीं है। डिके कब होगा? जब इसको हटाएंगे और इसको जोड़ेंगे, तब बनेगा ये डिके वाला केस। तो ये हम काम यहाँ कर रहे हैं, अब इसको हटा करके इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको कनेक्ट कर दिया गया यहाँ पर, अब कनेक्ट करने से क्या होगा थ्योरेटिकली पूरा समझ लेते हैं, फिर लिखने का काम तो बहुत आसान है, थोड़े समझ लीजिए इसको, कि जैसे हमने इस बैटरी को हटा दिया है, कनेक्शन को काट दिया है और इसको यहाँ पर स्विच को कनेक्ट कर दिया है, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर थी इसमें, थी ना एनर्जी स्टोर, मैग्नेटिक स्टोर थी, तो बैटरी हटाते ही क्या होगा कि वो एनर्जी डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि मैग्नेटिक मतलब बी, बी किससे होता है? आई से, आई किससे था? बैटरी से, बैटरी हटा दी है, बैटरी हटे तो जो करंट घटी, करंट घटी मतलब आई घटेगा तो बी घटेगा इसके अंदर, बी घटेगा तो बी वाली एनर्जी भी घटेगी, बी वाली एनर्जी घट के कहां जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। क्यों? वापस समझे कि यहां जब बी घटेगा तो इससे पासिंग फ्लक्स घटेगा, इस कॉइल में फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो वापस सर्किट में करंट को फ्लो करेगा, तो वो करंट फ्लो करेगा ना, इट मींस मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके अंदर फ्लो होने लग जाएगी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसी पहले थी उसी डायरेक्शन में, क्योंकि इंडक्टर करंट में डिक्रीज का अपोज करेगा, क्योंकि बैटरी हटा दी, कनेक्शन काटा है, तो करंट को घट के जीरो होना है, तो इंडक्टर कहा कि नहीं अभी मैं हूं, मेरे अंदर भी एनर्जी है, आप ऐसे करंट को जीरो नहीं कर सकते, बैटरी को भले ही आपने हटा दिया, जब तक मेरे अंदर कुछ भी एनर्जी है तब तक मैं करंट को जीरो नहीं होने दूंगा। करंट डिक्रीज का अपोज कर रहा कौन? इंडक्टर, उसकी खुद की एनर्जी से सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी।
आखिर कब तक करंट फ्लो करेगा? अभी उसकी एनर्जी रेजिस्टेंस में हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी, वो दोबारा स्टोर तो हो नहीं रही, वो तो यहाँ पर हीट की फॉर्म रिलीज होती जा रही, तो करंट कम होते 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 फाइनली जीरो हो जाएगी। तो कुल मिला के बैटरी हटाने पर सर्किट में शुरुआत में मैक्सिमम करंट रहेगी और वो करंट कम होते होते फाइनली जीरो हो जाएगी। तो करंट डीके वाला केस बन रहा है। तो मैंने क्या बोला, शुरुआत में करंट क्या है? मैक्सिमम। फाइनली करंट क्या है? जीरो। और इक्वेशन क्या अभी लिख देते हैं यहां पर हम, कि जैसे बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं ये वाला पार्ट जीरो हो गया। ई इस लूप की बात की जा रही है। इस लूप में कौन है? वीएल एंड वी आर है। ई में एफ तो यहां पर है ही नहीं, बैटरी हटा दिया है, इसलिए जीरो लिखा है, जीरो लिखा। इस इक्वेशन को पर्टिकुलर वे में अरेंज करके सॉल्व करने के बाद फाइनली करंट एट एन इंस्टेंट आई इक्वल टू आई नॉट ई क्यू माइनस टी बाई लैम्डा, ये इक्वेशन मिलता है। ये इक्वेशन क्या बताएगा? एट एन इंस्टेंट करंट, करंट डीके की इंफॉर्मेशन वाले है, इक्वेशन देखने से पता लग रहा है। तो अब दोनों टाइम पर हम यहां बात करने वाले हैं करंट के बारे में, जस्ट आफ्टर डिस्कनेक्ट। तो जस्ट आफ्टर डिस्कनेक्ट यानी कि टी इक्वल टू जीरो, देखते हैं टी जीरो पे कितना आता है। आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस जीरो, कितना हो गया? आई नॉट। ये तो बोला था ना मैंने भी कि जैसे बैटरी हटाते हैं करंट मैक्सिमम होती है। आई नॉट क्या आ गया? ये मैक्सिमम आ गया है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है। फिर देखिए आगे, आफ्टर सम टाइम ऑफ क्या? डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट के आफ्टर सम टाइम क्या होगा उसकी देखा जाए, यानी कि टी टेंस टू इनफाइनाइट। आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा, यानी कि आई नॉट ई की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? जीरो होता है। तो करंट जीरो होगी। ये बोला था हमने कि शुरुआत में करंट मैक्सिमम रहेगी, आफ्टर सम टाइम करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहां तक आ रही सबको बात समझ में? करंट ग्रोथ की जगह होगा डीके, डीके रेट, जिसे हम माइनस डी आई अपॉन डी टी से भी लिख सकते हैं। अब यहां ज्यादा कुछ लिखने का है नहीं, कुछ रिजल्ट लिखने वाला हूं मैं। ये इक्वेशन जो था ना, एक बार बताता हूं मैं, ये इक्वेशन है तो ये हट जाएगा, ये हटेगा तो फिर ये भी हट जाएगा। अब इसी का डिफरेंशिएशन करना है तो ये तो रहेगा ही नहीं, मतलब जीरो नहीं रहेगा ना, तो ये आई नोट साथ में रहेगा ही, माइनस भी रहेगा। तो इस माइनस को आगे जब ले आएंगे हम यहाँ पर आगे, तो फिर माइनस डी आई बन जाएगा। तो ये माइनस यहाँ चल रहा फिलहाल, और ये माइनस यहाँ आगे आ गया। तो ये यही आ गया सॉल्व करने पर। तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है इसमें, केवल सीधा सीधा करंट डिके रेट का इक्वेशन याद रखेंगे। इसके बाद देख ली हाफ लाइफ टाइम। इसमें भी यहां पर जब इसको लिखेंगे इस इक्वेशन को, तो सब कुछ वही हो जाएगा इसके बाद, मतलब ये और ये एक ही बात हो गई। मतलब ये हाफ लाइफ टाइम वो टाइम है जिसमें करंट डिक्रीज होकर के मैक्सिमम वैल्यू की हाफ रह जाएगी। तो आप प्रॉपर्ली सोल्व करेंगे ना, यही आंसर आएगा हाफ लाइफ टाइम का। तो क्यों दोबारा लिखें? नहीं लिखेंगे, सीधा रिजल्ट याद रखेंगे। फिर आएगा टाइम कांस्टेंट। तो चलो यहां तक की बात कर लेते हैं पहले एक बार फिर से, कि आपको कैसे नोट करना होगा। केस ये तो लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट करेंगे आप, केस सेकंड व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो ये डायग्राम बनेगा और ये इक्वेशन। चलो पहले नोट कीजिए, फिर समझाऊंगा मैं ना। नोट कर लीजिए यहां तक, तो हाफ लाइफ टाइम तक नोट कर लीजिए आप।
टाइम कांस्टेंट के लिए आपके तो एक लाइन बोल दूं मैं उसके लिए, फिर नोट कर लेना आप, है ना। और फिर ग्राफ के लिए भी बना दूंगा, बनाया नहीं ग्राफ मैंने अभी। या क्यों ना टाइम कांस्टेंट के लिए आप खुद लाइन बनाए एक, जैसे एक लाइन में लिखा चुका हूं, उसके लिए आप खुद लाइन बनाए। बताइए लाइन क्या बनाएंगे आप। इट इज टाइम इन विच करंट इन LRDC सर्किट becomes half, becomes 0.37 I नॉट। अच्छा 37 कैसे हो तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां जब पुट करेंगे टी की जगह लैम्डा, तो e की पावर -1 मतलब 1/e बन गया है, और 1/e 0.37 ही तो होता है। तो एट टी इक्वल लैम्डा 0.37 I नॉट लिख करके डेफिनेशन अपने आप लिखें आप। जैसा भी आपने बोला, कईयों ने कुछ नहीं बोला है, कोई बात नहीं, वो पिछला वाला जो लिखा था उसके बेसिस पर आप नई डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। तो फिर ये ग्राफ भी बना देता हूं मैं, ताकि विद इन टाइम आपका जो काम है पूरा हो गया है। अब कुछ बातें समझेंगे इसमें। अगले 5 मिनट तक बातें समझते रहेंगे अपन, नहीं समझेंगे आज ही समझेंगे ना अपन। इसी से रिलेटेड है जो लिखा हुआ, अदरवाइज ये सब नहीं रहेगा बोर्ड पे। फिर इस तरह से आप इसको आखिरी बार देख रहे हैं, फिर नहीं देख पाएंगे ऐसे। तो आज इस पे बात कर लेते हैं अपन। देखिए इसमें जो बातें ऑलमोस्ट वैसे हो चुकी है, तो समझा है। कुछ को तो हो सकता है कुछ समझ में नहीं आया, सर आपने क्या यहाँ से हटा दिया, करा लिख लो, लिख ले सब क्या है ये, इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। कि पहले अपन ने क्या किया था, एल एंड आर को बैटरी से कनेक्ट किया था, करंट फ्लो किया था, तो करंट मैक्सिमम होने से इंडक्टर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो गई थी। ठीक है, यहां तक काम हो गया था, केस फर्स्ट था ये। अब केस सेकंड में क्या कर रहे हैं कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर है और इस बैटरी को हटा के इस वायर को जोड़ दिया है, तो इस स्टोर्ड एनर्जी की वजह से सर्किट में कुछ मोमेंट के लिए करंट रह रही है। उस करंट का इक्वेशन ये आता है, मैथमेटिकली आता है, ये इक्वेशन हमें याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन देख के हमें ये पता कैसे लगा कि करंट ग्रोथ वाला केस या डीके वाला केस। क्वेश्चन बोल देगा ना कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है या स्विच को ऑफ किया है, ऐसा बोल देगा। बैटरी कनेक्ट बोला है ओनली, मतलब ग्रोथ वाला केस है, केस फर्स्ट। और बैटरी हटाने को बोला है तो डिस्कनेक्ट वाला केस है। तो यहाँ पर आई इक्वल टू आई नॉट एक माइनस टी अपॉन लैम्डा इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुट करने से हमें वो करंट मिल जाती है। जस्ट आफ्टर डिस्कनेक्ट की बात करेंगे तो टी इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, इसमें टी 0 पुट करने से करंट मिल गया। शुरुआत में मैक्सिमम करंट है, उसका वजह मैंने बता भी दिया है कि मैक्सिमम करंट होने का वजह क्या था, शुरुआत में मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी है। या इंडक्टर का काम क्या, करंट का अपोज करना, मतलब करंट चेंज का अपोज करना। तो करंट मैक्सिमम थी पहले केस फर्स्ट में, अब जैसे उसको डिक्रीज करके 0 करना चाहते हैं, तो इंडक्टर उस इंस्टेंट पर मैक्सिमम अपोज कर रहा है, तो मैक्सिमम करंट देना चाहेगा। तो जो करंट आई नॉट थी उतनी करंट उस स्टैंड पर फ्लो करेगा। हालांकि वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, करंट तो डिक्रीज होना है फाइनली, क्योंकि बैटरी हटा दिया है। तो आफ्टर सम टाइम करंट कितना हो गया, 0। ये भी इस इक्वेशन ने हमें बता दिया है। फिर करंट डिके रेट की बात करते हैं, तो डिके रेट का ये इक्वेशन आता है सोल्व करने के बाद। तो शुरुआत में करंट डिके रेट यानी कि माइनस डी आई अपॉन डी टी का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आता है, ई बाई एल होता है।
और आफ्टर सम टाइम जो डी आई अपॉन डी टी है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। फिर हाफ लाइफ टाइम की बात आती है कि हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें करंट डिक्रीज होकर के मैक्सिमम करंट का हाफ रह जाती, वो टाइम 0.693 लेमड़ा होता है। टाइम कांस्टेंट की बात करें तो करंट डिक्रीज होकर के 0.37 आई नॉट जिस टाइम में रहती है वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है, और ये ग्राफ होता है। तो एक बात बताइए मुझे कि जैसे ही हम बैटरी को हटाते हैं, बैटरी हटाते शुरुआत में कौन मैक्सिमम है, वीएल या वीआर? जैसे बैटरी हटाया कौन मैक्सिमम है, वीएल मैक्सिमम है या वीआर मैक्सिमम है? कौन मैक्सिमम स्टार्टिंग में? दोनों मैक्सिमम है। कौन मैक्सिमम? दोनों, क्योंकि इसका फैसला इससे होगा, इसका फैसला इससे होगा। शुरुआत में करंट मैक्सिमम है और डी भी मैक्सिमम वैल्यू का ही है, दोनों मैक्सिमम वैल्यू है, बस साइन का डिफरेंस रहेगा। मतलब ये +5 तो ये -5, तभी तो 0 आएगा टोटल। ये +4 तो -4, फिर 0, +2 तो -2, ऐसे। मतलब दोनों ही डिक्रीज होंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका पता कैसे लग रहा है? आई से पता लग रहा है। आई में क्या हो रहा है? डीके हो रहा है, और डी आई अपॉन डी टी भी डीके वाला ही है। यानी कि जैसे ही बैटरी को हटाते हैं और सीधा जोड़ देते हैं, यहाँ पर क्लोज लूप बन जाता है। इस लूप में जो करंट फ्लो होती है वो लगातार डिक्रीज होती जाती है, तो ये वीआर भी डिक्रीज होता जा रहा है। करंट रेट डिक्रीज होती जाती है, इसलिए वीएल का वैल्यू भी लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। तो दोनों ही लगातार डिक्रीज होते जाते हैं, और किसी भी टाइम पर दोनों का सम हमेशा 0 ही आता है। तो एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है वीआर में भी एंड वीएल में भी, और करंट में तो डिके हो ही रहा है, और इस डी आई अपॉन डी टी में भी डिके हो रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में सब चीजें मैक्सिमम है। यहाँ पर जैसे ही हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, शुरुआत में देखिए मैक्सिमम वीएल है, मैक्सिमम वीआर है, मैक्सिमम करंट होता है, मैक्सिमम करंट रेट होता है, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी होती है। शुरुआत में सब मैक्सिमम है। आफ्टर सम टाइम जैसे बैटरी को हटा दिया है, न वो करंट रहती है, न वो करंट रेट रहती है, न वो वीआर रहता है, न वो वीएल होता है, न वो करंट रेट है, सब कुछ खत्म, न वो स्टोर्ड एनर्जी है, सब खत्म हो गया। एवरीथिंग विल बी लॉस्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ भी नहीं बचेगा। बैटरी हटाने के बाद सब खत्म हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। इस बात को नहीं समझे कि आफ्टर सम टाइम सबका वैल्यू 0 और स्टार्टिंग में सबका वैल्यू मैक्सिमम। ऐसा ही कैपेसिटर डिस्चार्जिंग में भी होता है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, वाई से दोनों प्लेट को जोड़ दिया जाए, तो शुरुआत में जैसे ही हमने बैटरी को मतलब उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग सब वैल्यू मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम चार्ज डिके रेट। आफ्टर सम टाइम न वो चार्ज रहता है, न वो स्टोर्ड एनर्जी रहती है, न वो करंट रहती है, न वो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, सब खत्म हो जाता है। एवरीथिंग विल बी लॉस्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पे इस पर। तो बिगनर बॉक्स 1 2 3 4 5 भी शायद है, 5 करना होगा आपको, 5 वाला भी। 5 वाले में कुछ वैरायटी हम बता देंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो नेक्स्ट पे कई सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं।
Good morning. Sit down, sit down. एचजीपी के बारे में बात हो रही थी ना, उस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने लिख लिया था, लिखा था ना? कितने पॉइंट लिखे थे? शायद ह्यूमंस के बारे में लिखना बाकी था, है ना? हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, एक तरफ अपनी इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, याद है ना? अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो चुकी, हमें अपने बारे में क्या पता चला वो इधर लिखना अपने को। तो ह्यूमन हेडिंग लगा लीजिए और हमें अपने बारे में जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन पता चली को लिखते हैं।